Good morning, everyone. So, in last lecture of applied biology, we were discussing about microbial growth kinetics. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टार्ट किया था आपका माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स. ठीक है, माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स. ठीक है, तो इसमें हमने देखा था आपका कि बेसिकली जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट बैच कल्चर. हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? बैच कल्चर के बारे में. और दैट वाज बेसिकली योर बैच कल्चर इक्वेशन. ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हमने मेनली तो क्या निकाला था, एक फॉर्मूला तो क्या था हमारा, log ऑफ 10 एक्स टी इज इक्वल टू log ऑफ 10 एक्स नॉट प्लस देख के थोड़ा बताना है, म्यू टी अपॉन 2.303. एन का क्या फॉर्मूला था? 3.32 log ऑफ 10 एक्स टी बाय एक्स नॉट. ठीक है, ये हमने किया था. फिर मैंने आपको बताया था एक मीन जनरेशन टाइम और एक मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट. ठीक है, तो के था हमारा एन बाई टी और जी क्या था हमारा टी बाई एन. ठीक है, जी क्या था मीन जनरेशन टाइम, के क्या था हमारा मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट. ठीक है, अब देखो दोनों जो बेसिकली हमें इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जी और के हमें क्या बता रहे हैं. तो जी तो जनरली हमें पता है क्या होता है, डबलिंग टाइम है ये. ठीक है, ये क्या होता है आपका डबलिंग टाइम. ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको कह रहा हूं कि बेसिकली वी हैव 3 जनरेशंस पर आवर. अगर मैं ये वर्ड ये मतलब मैं कह रहा हूँ कि 3 जनरेशंस पर आवर है, तो इसका मतलब एक जनरेशन कितने टाइम की हुई? हाँ, तो ये जो के होता है ना, के हमें क्या बताता है कि कितनी जनरेशंस हैं पर यूनिट टाइम. मतलब वो डिपेंड करता है ना. अब ऐसा नहीं होता कि अब कईयों का जनरेशन टाइम ज्यादा है. ठीक है ना, जैसे किसी का जनरेशन टाइम आप कहोगे कि 2 आवर है, तो उसमें तो आप कहोगे हाफ ही जनरेशन हुई 1 घंटे के अंदर, क्योंकि पूरा तो हुआ ही नहीं. ठीक है, और ये हमारा क्या आता है, ऑब्वियसली इसको हम टाइम बाय एन. तो टाइम जैसे आर को हम 60 मिनट्स लिख देंगे, आर लिखोगे तो फिर वो 0.33 आर आएगा, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया 3 से, तो 20 मिनट पर जनरेशन, या आप क्या कह सकते हो 0.33 आर पर जनरेशन. ठीक है, तो ये एग्जाम में ना आपको सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही आता है आपको. बेसिकली ये पता हो जी कैसे निकालना है, के कैसे निकालना है. ठीक है, तो क्योंकि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी जैसे गेट में भी अगर आप देखोगे बायोटेक में तो चलो आता ही है, उसमें जनरली माइक्रोबायोलॉजी में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं. ठीक है, या वो तो चलो कोई भी टाइप का सेल है, जनरली हम पढ़ते तो ज्यादातर बैक्टीरिया के कॉन्टेक्स्ट में है, बट ये जो क्योंकि उसमें तो क्या होता है ना, एनिमल सेल तो डिवाइड होने में टाइम ही ज्यादा लेता है. ठीक है, तो उसमें तो आप देखो अगर हम कह रहे हैं 24 आवर डिवाइड होने में ले रहा है, तो उसमें तो आप देखो जनरेशन क्या लिखोगे कि एक जनरेशन ही कितने घंटे किया है, 24 घंटे किया है. ठीक है, तो ये तो हमारे बैक्टीरिया होते हैं जो रैपिडली क्या करते हैं, डिवाइड. इसलिए जनरली इसको हम माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स में पढ़ते हैं. ठीक है, तो इस पे बेस्ड फिर हमने एक डाइल्यूशन वाला भी क्वेश्चन देखा था. तो डाइल्यूशन बेसिकली क्या होता है, मतलब जो फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल, जो एक तरह से डाइल्यूशन फैक्टर था, फाइनल जो वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम. ठीक है, बाकी एक हमने डबलिंग टाइम का फॉर्मूला देखा था विच वॉज 0.693 बाय म्यू मैक्स. म्यू मैक्स. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था. ठीक है, बाकी चलो जिन्होंने फर्मेंटेशन करना उसमें हम फिर आगे कॉन्टिन्यूस फैट बैच सब पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल मतलब अगर नेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज्यादातर क्वेश्चन आपका इसी के ऊपर आता है. ठीक है, अब एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व से रिलेटेड. ठीक है, व्हाट इज माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व एंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व क्या होता है, और एक हम किसका कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. ठीक है, माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व का क्या कंसेप्ट है एंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. ठीक है, तो बेसिकली जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं आपका,
ठीक है। सो दैट इज द ग्राफ बिटवीन फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ सेल्स वर्सेस टाइम। ठीक है, जैसे एक तरफ आपने नंबर ऑफ सेल्स लिख दिए और दूसरी तरफ आपने क्या लिखा, टाइम, नंबर ऑफ सेल्स वर्सेस टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले जो फेज आता है उसे बोलते हैं हम लैग फेज। ठीक है, दैट इज ए फेज ऑफ अडेप्टेशन, जिसमें बेसिकली बैक्टीरिया का नंबर या जो भी आप जिसकी भी ग्रोथ पढ़ रहे हो उसका नंबर चेंज नहीं होता है। ठीक है, फिर आता है एक लॉग फेज, फिर आता है आपका एक स्टेशनरी फेज, और फिर एक आता है आपका डेथ फेज। ठीक है, एक आपका स्टेशनरी फेज और उसके बाद क्या आता है आपका डेथ फेज। ठीक है, तो सबसे पहले जो फेज है वो कौन सा है आपका, लॉग लैग सॉरी लैग फेज, पहले इसे बोलते हैं लैग। लैग के अंदर नंबर ऑफ सेल्स आपके नहीं चेंज होते। तो एग्जाम में आता है जैसे क्वेश्चन जो लैग फेज है उसमें म्यू आपका जीरो होगा। म्यू क्या होता है आपका, जीरो, मतलब इसमें तो सेल्स की ग्रोथ ही नहीं हो रही है। फिर दूसरा जो फेज आता है उसे हम लॉग फेज, ठीक है, इसको हम एक्सपोनेंशियल या ट्रोपोफेज भी बोल सकते हैं। इसका एक और क्या नाम होता है, ट्रोपोफेज। इस फेज के अंदर जो बेसिकली आपके सेल्स हैं वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ना, एक होता है बैच, एक होता है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है ना, ये तो जैसे बैच कल्चर है, तो बेसिकली आपके सेल्स जो है वो लॉग फेज में जाते हैं। कॉन्टिन्यूस कल्चर में यही होता है कि हमें उसको इसी फेज में रखना है। ठीक है ना, क्योंकि बैच में तो मैंने आपको बताया था एक बार आपने मीडियम डाल दिया, उसके बाद लास्ट में आपने प्रोडक्ट या सेल्स को रिकवर करना है। ठीक है, तो उसमें तो आपने इन बिटवीन कुछ नहीं करना। बट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, आपको बेसिकली यू आर रिमूविंग द मीडिया और आप उसको मतलब ऐड भी करते हो। वो वैसे काफी डिटेल में होता है, बट एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, उसमें भी जो डाइल्यूशन होती है ना, जो एक हम डाइल्यूशन फैक्टर लेते हैं कि किस मतलब क्या कितना डाइल्यूट करना है, वो ना म्यू के इक्वल होता है। मतलब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें मीडियम को रिमूव करना है और फिर ऐड करना है। ठीक है, तो वो एक तरह से डाइल्यूशन फैक्टर, मतलब जो हम फॉर एग्जांपल हम इतना मीडियम रिमूव कर रहे हैं, इतना ऐड कर रहे हैं, तो वो म्यू के इक्वल होता है। तो म्यू जो होता है वो अलग अलग माइक्रोब्स का अलग अलग है। ठीक है, ये स्पेसिफिक कंडीशन होती है जब हमें कॉन्टिन्यूस कल्चर कि डी किसके इक्वल होना चाहिए, म्यू के। ठीक है, उसकी डेरिवेशन में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो फिर डिटेल में हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, अगर आप डाइल्यूशन रेट अगर आपका ज्यादा है म्यू से भी, ठीक है, तो फिर एक टाइम तो ऐसा जाएगा फिर वॉश आउट हो जाएगा कि, क्योंकि जब आप मीडियम को रिमूव कर रहे हो तो आप सेल्स भी आएंगे। ठीक है ना, जब आप मीडियम को रिमूव करते हो तो उसमें सेल्स भी आ रहे हैं, उसमें प्रोडक्ट भी आ रहा है। ठीक है, और आप फ्रेश मीडियम ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो ये इसकी पूरी डेरिवेशन होती है। तो उसमें जब कॉन्टिन्यूस कल्चर आता है तो डी इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, डी क्या होता है आपका, डाइल्यूशन फैक्टर। डी क्या होता है आपका, डाइल्यूशन फैक्टर। तो कॉन्टिन्यूस कल्चर में हम ये चाहते हैं कि जो सेल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली एक्सपोनेंशियल फेज में रहे। ठीक है, तो इसलिए हमको यू हैव टू रिमूव द मीडिया एंड यू हैव टू ऐड न्यू मीडिया। एंड अब वो जो किस रेट से हमने डाइल्यूशन करनी है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, म्यू के। ठीक है, म्यू जो है वो हर एक माइक्रोब का अलग अलग होता है। तो ये तो कॉन्टिन्यूस कल्चर है। उसके बाद आ जाता है आपका स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज या इसको बोलते हैं हम ईडियो फेज। स्टेशनरी फेज या इसे हम क्या बोलते हैं, आपका ईडियो फेज। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या आ जाता है आपका डिक्लाइन और डेथ फेज। डिक्लाइन और डेथ फेज, डिक्लाइन और डेथ फेज। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था लैग में म्यू क्या होता है, जीरो। ठीक है, अगर हम यहां पे बात करें एक्सपोनेंशियल में म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स। ठीक है, ईडियो फेज में भी आपका म्यू क्या होगा, जीरो। और डिक्लाइन फेज में म्यू विल बी आर लेस देन जीरो और इट विल बी नेगेटिव। ये कैसा होगा आपका, नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका माइक्रोबियल ग्रोथ कब होता है, जिसमें आप देख रहे हो कि पहले एक लैग फेज आता है, फिर उसके बाद लॉग, उसके बाद स्टेशनरी और उसके बाद डिक्लाइन और डेथ फेज। हम्म, ठीक है। अब जैसे क्या होता है ना, एक तो चलो ये आपने ग्राफ बनाया, ठीक है,
अब एक ग्राफ और जैसे हम डिस्कस करते हैं, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। अब मान लो मीडियम के अंदर, जैसे मान लो जो बैक्टीरिया है, तो अब जैसे मीडियम के अंदर ग्लूकोस भी है और लैक्टोज भी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली पहले बैक्टीरिया किसको यूज करता है, ग्लूकोज को, और उसके बाद किस पे स्विच करता है, आपका लैक्टोज के ऊपर, ठीक है, जो हम पढ़ते भी हैं जब लैक ऑपेरोन डिस्कस करते हैं। सो उस केस में बेसिकली जो ग्राफ है, जैसे वो कहता है उस केस में ग्राफ कैसा आएगा, तो उस केस में क्या होता है, जैसे पहले तो चलो एक लैग फेज है, ठीक है, फिर आपका एक एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है। अब क्या है, अब ग्लूकोज खत्म होगी, अब क्या होता है, फिर एक और लैग फेज आता है, और उसके बाद फिर वो किसको यूज करता है, लैक्टोज को, ठीक है। तो इसमें एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया कि दो एक्सपोनेंशियल फेज के बीच में, ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, तो दो के बीच में एक लैग फेज है, दो एक्सपोनेंशियल फेज के बीच में क्या आपका, देर इज वन लैग फेज, ठीक है। वैसे तो चलो पहले भी है, एक लैग पहले भी आया, बट अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि दो एक्सपोनेंशियल फेज के बीच में क्या आया आपका, एक लैग फेज है, ठीक है, एक लैग फेज है, ठीक है। अब जैसे कई बार, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, उसमें आया कि जैसे अलग अलग टाइप की एंटीबायोटिक्स होती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स को बोलते हैं हम बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब क्या है, कि वो फर्दर बैक्टीरिया को ग्रोथ नहीं होने देगा। और एक होती है बैक्टीरिसिडल, जो बैक्टीरिया को किल कर देगी, ठीक है। तो इसमें जैसे क्या आया था आपका कि ऑब्वियसली आपके जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, मान लो चलो हमने ऐसे ही शो कर दिया कि वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ऐसे शो कर दिया उसने, ठीक है। अब अगर तो एंटीबायोटिक आपकी बैक्टीरियोस्टैटिक है, तो विद टाइम देयर विल बी नो चेंज इन द नंबर ऑफ सेल, कि टाइम के साथ कोई भी चेंज नहीं होगा, जितने हैं उतने ही रहेंगे, क्योंकि स्टैटिक का मतलब क्या है कि उसने रोक दिया, उसको मारा नहीं है, उसने सेल्स को मारा नहीं है। लेकिन वही एंटीबायोटिक अगर बैक्टीरियसिडल है, तो देर विल बी चेंज इन द, और देर विल बी डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। So this is for bacteriostatic and this is for bactericidal। ये पहले भी किया था डिस्कस। तो क्या बताया था, तो पेनिसिलिन कैसी है, पेनिसिलिन कैसी एंटीबायोटिक है, सिडल क्यों, मेम्ब्रेन कहाँ से आ गई। क्या होता है बताओ। जैसे एक तो आप सोचो ना, जैसे एक बैक्टीरिया है, ऑब्वियसली जब उसमें तो सेल वॉल है पहले से ही, अब नया बैक्टीरिया बनाना है, तो उसमें सेल वॉल नहीं बनेगी, या पुराने वाले में भी कुछ होगा, क्योंकि अगर तो पुराने वाले की भी सेल वॉल को ब्रेक करेगा, तब तो ये बैक्टीरियसिडल है। लेकिन अगर नए वालों की नहीं बनने देगा, तो फिर ये बैक्टीरियो स्टैटिक है। तो क्या होता है, जो पेनिसिलिन है वो किस टाइप की एंटीबायोटिक है, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, देखो क्या होता है, कई बार अलग अलग टाइप की एंटीबायोटिक्स हैं। अब जैसे जनरली जो भी एंटीबायोटिक्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया हो, ठीक है, कि वो उनका क्या मोड ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। जैसे ये बैक्टीरियसिडल होती है, एक्चुअली क्या होता है, ये जो सेल वॉल होते हैं ना, ये बैक्टीरिया में, तो उसमें डिग्रेडेशन, मतलब उसमें वो डिग्रेड भी होती रहती है और बनती भी रहती है। जैसे हमने पढ़ा था, जब सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन, तो उसके अंदर हमने देखा नैम और नैक, तो वो एक सब यूनिट थी, और दूसरा भी नैम नैक, तो उनके बीच में ट्रांसपेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो ये जो सेल फॉर्मेशन होती है ना, सेल वॉल जो बेसिकली हम कह रहे हैं, सो इट इज नॉट कि वो एक डायनेमिक चीज है कि वो उसमें बॉन्ड ब्रेक होता रहता है, बनता रहता है। अब मान लो पहले से एक बैक्टीरिया है, उसकी उसका जो बेसिकली आपका जो बॉन्ड था, जो नैम नैग एक था और एक दूसरा नैम नैग, ठीक है, उसके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो अब पेनिसिलिन दोबारा बनने नहीं देगा, तो जो पहले से भी बैक्टीरिया हैं वो भी किल हो जाएंगे, ठीक है। सो इट इज बैक्टीरियसिडल, ठीक है। वही होता है, ये तो फिर आपको अलग अलग एंटीबायोटिक्स के बारे में याद रखना पड़ता है, कि क्योंकि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं, कौन सी बैक्टीरियसिडल हैं, कौन सी बैक्टीरियोस्टैटिक हैं। फिर एक ये भी कि
अलग अलग एंटीबायोटिक्स का अलग अलग मोड ऑफ एक्शन होता है। तो जो पेनिसिलिन होती है उसका मोड ऑफ एक्शन सेल वॉल के ऊपर होता है, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंट एंटीबायोटिक्स आते हैं। पेनिसिलिन तो आप कॉमन अब नहीं सुनते इतना, क्योंकि पेनिसिलिन हम नहीं इतना यूज करते। जनरली हम वो एंटीबायोटिक्स आजकल यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही है, ठीक है। और भी चलो, ये पेनिसिलिन तो चलो स्टार्टिंग वाली थी ना, तो इसी के कुछ सिंथेटिक भी आती हैं। जैसे ये पेनिसिलिन है, इसमें भी बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। तो देखना अब इसमें और कौन सी टाइप्स पेनिसिलिन की आती हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत उनमें वेरिएशन करते रहते हैं, ठीक है। कुछ एंटीबायोटिक होते हैं ना जो हमें नेचुरली मिलती हैं, बट कुछ हम उनको थोड़ा बहुत उसमें केमिकली मॉडिफाई करके हम एंटीबायोटिक्स को बनाते हैं जो सिंथेटिक होती हैं आपकी, ठीक है। अब ये तो वही होता है ना, आपको इसमें तो हर एक एंटीबायोटिक का मोड ऑफ एक्शन, ठीक है, वो तो चलो अब इतना नहीं याद रख सकते। जो यू कम अक्रॉस जो भी एंटीबायोटिक्स आप जनरली जैसे क्वेश्चंस करते हो, तो जो भी आपको दिखती हैं तो उसका बताओ, ठीक है ना। जनरली वैसे हमने जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी थी तब हमने पढ़ी थी कि जो ट्रांसलेशन को इनहिबिट करती हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन होगी, क्लोरामफेनिकोल, साइक्लोहेक्सिमाइड, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, प्यूरोमाइसिन, ये सब की सब ट्रांसलेशन को इनहिबिट करती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन को, जिसमें हमने रिफैम्पिसिन देखी थी एक, ठीक है। और कौन कौन सी एंटीबायोटिक होती हैं, एक्टिनोमाइसिन डी होगी, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक्स हैं, उनके अलग अलग क्या होते हैं मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। हैं क्या आदित्य मलेरिया में? हम्म। क्यूनोन्स वैसे जनरली जो होते हैं ना, वो तो इनहिबिट करते हैं आपके इसको, गायरेज को, जो डीएनए गायरेज वगैरह होता है ना, जो उसमें मतलब वो रेप्लिकेशन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है ना, क्यूनोन्स। मैं देख लेता हूँ क्यूनोन्स के बारे में। क्योंकि क्यूनोन्स जो होते हैं वो जनरली इनहिबिट करते हैं आपका, क्यूनोलोन लिखा हुआ है इन्होंने। जैसे लिखा ना, क्यूनोलोन्स जो होते हैं वो डीएनए गायरेज एंड टोपोआइसोमेरेज 4, ठीक है। जैसे ये जितने भी आते हैं ना, आप सुनते हो आप, सिप्रोफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन, ठीक है, ये जिनके पीछे फ्लोक्सासिन होते हैं जनरली ये क्यूनोलोन्स होते हैं। ये भी एग्जाम देखो क्या ना, आप क्वेश्चंस देखोगे ना, तो कई बार गेट के पेपर में क्या क्वेश्चन आता है, उसने 4 एंटीबायोटिक्स लिखी हुई है, ठीक है, और वो पूछ रहा है उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो उसके लिए आपको ये पता होनी चाहिए कि वो, क्योंकि अगर कोई एंटीबायोटिक, जैसे आपने क्यूनोलोन्स की बात करी, तो क्यूनोलोन्स तो डीएनए गायरेज को इनहिबिट कर रहे हैं। अब डीएनए गायरेज का मतलब क्या है? दैट इज लिंक्ड विथ रेप्लिकेशन। तो आप रेप्लिकेशन को रोक रहे हो, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। जैसे क्यूनोलोन्स में मैंने आपको बताया ना, जनरली जिसमें क्या लगा होता है आपका, फ्लोक्सासिन। जैसे इसमें एक नैली डिक्सिक एसिड भी लिखा हुआ है, नैली डिक्सिक एसिड। अब ये क्या, ये सिंथेटिक है। ये जो होती है, ये किस टाइप की एंटीबायोटिक बता रखी है? सिंथेटिक। और ये जनरली बता रखा है कि यूटीआई में देते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, ठीक है। एक होती है नैलीडेक्सिक एसिड, ठीक है। तो ये आपने ड्रग्स याद रखने हैं। देखो क्या होता है ना, जो भी हमारे पास जैसे क्वेश्चन पेपर कुछ भी होते हैं, वही है कि पहले आपको थोड़ा बेस हो, कुछ चीजें आपको पता हो। जैसे मैच द फॉलोइंग में तो ये होता है कि 4 में से 1 2 पता होते हैं तो क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन जिसमें 4 में से 1 2 भी नहीं पता, फिर नहीं हो पाता, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो आपको कुछ होता है जो कॉमन नेम्स होते हैं जो हर बुक्स में लिखे होते हैं, कुछ थोड़ा सा एक आधा नाम ऐसा भी हो सकता है कि जो थोड़ा सा आपको टिपिकल लगे। बट अगर बाकी 1 2 पता है तो आप बाकी क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब एक कंसेप्ट जो एग्जाम में आता है ना, दैट इज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। देखो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो ग्रोथ से लिंक होते हैं, ठीक है। ये जैसे भी मैं आपको इमेज की फॉर्म में भी दिखाता हूँ, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? जो ग्रोथ से लिंक होते हैं। तो मतलब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बनेंगे तो ग्रोथ होगी। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में अमीनो एसिड्स आ गए, शुगर्स आ गए, ठीक है, आपके चाहे न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, ठीक है, ये सब क्या होते हैं आपके प्राइमरी। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो जनरली बेसिकली कब बनाए जाते हैं? जब जैसे मेनली स्टेशनरी फेज में बनते हैं।
कब बनते हैं आपके स्टेशनरी फेज में। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जो जैसे पेनिसिलिन है, अब पेनिसिलिन पेनिसिलियम क्यों बना रहा है? हम्म। हाँ मतलब जैसे आपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए या जो भी आप लगा लो दूसरे बैक्टीरिया को मार रहा है, तो पेनिसिलिन का ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पेनिसिलिन हो गया, पिगमेंट फॉर्मेशन हो गया, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। जैसे आपने पढ़े होंगे ना प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, कौन कौन से पढ़े हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स? हाँ, टर्पिनोइड्स, फिनोलिक्स, एल्केलॉइड्स, और क्योंकि इनके भी क्या होता है ना, ये अलग अलग फैमिलीज होती हैं। जैसे एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, जनरली जो हमें हम बोलते हैं ना प्लांट से हमें ड्रग्स मिलते हैं, जैसे आपने कहा कि आ, ये तो चलो अभी हम फंगस की बात कर रहे हैं, जैसे पेनिसिलिन हो गया। ठीक है, ऐसे ही मान लो एक एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था एट्रिमिसिन। सुना आपने एट्रिमिसिन क्या होता है? एट्रिमिसिन, ये आया था कि ये कौन सी सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्लास से बिलोंग करता है? एट्रिमिसिन नहीं सुना? हम्म। ये हमें मिलता है, एक प्लांट होता है एट्रिमिस एनुआ। ये ड्रग हम यूज करते हैं मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, इसकी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, दैट इज टू ए चाइनीज वुमेन यू 2 फॉर द डिस्कवरी ऑफ दिस ड्रग। एट्रिमिसिन, ये काफी जगह क्वेश्चन आया है। जब इसका हुआ था ना ये, अब तो मेरे को लगता है 2016-17 की बात है, तब ये नोबेल प्राइज मिला था। तो ये प्लांट का नाम भी आया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है आपको, अब वही है कि इस प्लांट की फैमिली कौन सी है, जैसे अब आप एज ए बॉटनी स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि इसकी प्लांट की फैमिली कौन सी है। ठीक है, और ये किस टाइप का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, किस टाइप का होता है ये? हम्म। एट्रिमिसिनिन लिखा हुआ है, सिनिन कर लेना इसे। ठीक है, ये एक तरह से क्या आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। टर्पीन लिखा हुआ है ये, सेस्क्यूटरपीन। सेस्क्यूटरपीन में कितने कार्बन होते हैं? 15 थे ना। ये शायद टर्पीन्स में आता है आपका ना। फ्लैवेनोइड तो एक, वो तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट ही होता है ना, फ्लैवेनोइड से अलग होते हैं। टर्पीन्स में थे वो भी। चलो आप देखना, ये मैं देखूंगा, इसका क्वेश्चन आया था ना, अब इसमें तो नहीं टर्पीन्स में ही दिखा रहा है। एक बार आप भी चेक करना, क्योंकि उसमें ना दो केमिकल, मुझे दूसरे का नाम नहीं याद है, उसने दो पूछे थे कि ये जो दो हैं, ये दोनों कौन सी क्लास में आते हैं। मतलब क्वेश्चन तो ये ऑब्वियसली आपका प्लांट फिजियोलॉजी का था। जैसे अब ये भी एक टर्पीन्स ही है ना, टर्पीन्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट भी आई हुई थी। ये वही है, ये सेस्क्यू टर्पीन है। टैक्सोल पढ़ा आपने? टैक्सोल, टैक्सोल कौन सी टर्पीन है? ये अभी 23 का ये क्वेश्चन आ रखा है। जैसे ये भी टर्पीन्स में भी अलग अलग टाइप्स पढ़ी है आपने। जैसे यहाँ पर उसने ना तीन दे रखे हैं। एक आपका दे रखा है एट्रिमिसिन, जो मैंने आपको लिखवाया, एक एजा डीराचिटिन। क्या होता है ये पढ़ा है? हाँ, ये क्या होता है? ये लिखा है इट इज ए
ट्राइटरपीन लिखा हुआ है, डेरिवेटिव डिराइव्ड फ्रॉम द सीड ऑयल ऑफ एशियन नीम ट्री। ये शायद इसका नाम भी यही होता है, एजर डिरचेटा होता है। नीम का नाम होता है ना एजर डिरचेटा इंडिका। पता नहीं, इंडिका तो मुझे याद नहीं है। और एक टैक्सोल। ये तीनों उसने आपसे पूछे थे कि ये कौन सी टर्पीन्स हैं। एक तो ये क्वेश्चन अभी रिसेंट एग्जाम में आ रखा है आपका ना। और वो मैं आपको बताऊंगा, जो दूसरा मैं आपको बता रहा था ना, उसमें दो केमिकल थे, जो कि प्लांट के अंदर भी जो मेटाबोलाइट्स है ना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, उनके एग्जाम्पल बताओ। क्योंकि उसमें ना पाथवे पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये मेबलोनिक एसिड पाथवे क्या होता है, और कौन सा था, मेलोनिक होता है, शिकिमिक एसिड होता है। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करा नहीं था सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। हम्म। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से भी आप लोगों को भी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है गेट के पेपर में। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। तो टर्पीन में कितने कार्बन होते हैं? हम्म। जो कोई भी टर्पीन का स्ट्रक्चर है, टर्पीन में कितने कार्बन होते हैं? होता है ऐसा कुछ टर्पीन में कार्बन? हम्म। अगर मैं कह रहा हूँ मोनोटर्पीन, तो उसमें कितने कार्बन होते हैं? हैं? तो टर्पीन में 10 होते हैं मतलब। मोनोटर्पीन तो टर्पीन ही हुई ना, तो उसमें 10 होते हैं। और डाइटर्पीन में, और टर्पीन में, टर्पीन ही लिखा होता है कुछ। कहाँ देख रहे हो? फोन पे देखने बैठ जाएंगे। पहले पढ़ा है ना आपने, मैं तब वो पूछ रहा हूँ, फोन पे मत देखा करो। आपने जो देखो क्या है ना, फोन वाली जो चीज होती है ना, वो आप कभी आपको याद नहीं रहेगी। आप मान लो बात को, आप जो चीज कॉपी में लिखते हो ना, वही आपको याद रहेगी। जो चीज हम ऐसे उधर ऐसे, अब जैसे अभी देख लेते हैं, जैसे मैंने पूछा मोनोटर्पीन, अब हम कह रहे हैं टर्पीन में 5 है, मोनोटर्पीन में 10 है। तो मतलब मोनोटर्पीन कुछ और होती है, टर्पीन कुछ और होती है। मतलब तो यही बन रहा है ना। मतलब एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं टर्पीन, एक हम बोल रहे हैं मोनोटर्पीन। तो दोनों में फर्क है। और टर्पीन में क्या बोलते हैं? हैवी? हैमी? अब पता नहीं, अब आप ही देखो ये क्या होता है। हाँ, तो मतलब टर्पीन में 5 होते हैं। और अब मेरे तो आपसे वैसे पूछ रहा हूँ, मैं वही देख रहा था, उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था मोनोटर्पीन में 5 होते हैं। इसका मतलब वो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उसमें 10 होते हैं, तो उसमें 4 स्टेटमेंट थी। तो ये जिसको पता लग गया उसमें, मतलब क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। अभी इसका टेस्ट नहीं हुआ ना सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। चलो जी, तो ये हो गया। अब हम थोड़ा सा क्या डिस्कस कर रहे थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये मैं आपको ग्राफ की फॉर्म में भी दिखाता हूँ। तो प्राइमरी मैंने आपको क्या बताया, जो जनरली किससे लिंक होते हैं, विच आर लिंक्ड विद ग्रोथ। प्राइमरी कौन से होते हैं, विच आर लिंक्ड विद ग्रोथ। ठीक है, इसमें जैसे आप चाहे अमीनो एसिड्स लिख लो, कुछ शुगर्स होगी। ठीक है, वी कैन हैव सम जो नाइट्रोजनस बेसिस हो गए, फैट्स हो गए, क्योंकि ये सब होंगे तभी ग्रोथ होगी। ठीक है ना, तो ये पहले बनने चाहिए। अब सेल के बस अमीनो एसिड्स नहीं है, तो वो प्रोटीन कैसे बनाएगा? ठीक है। शुगर्स उसके लिए में भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, या जो भी उसको मॉडिफिकेशन करनी होती है प्रोटीन्स या लिपिड्स में। बेसिस हैं तभी डीएनए बनेगा। ठीक है। और लिपिड्स हैं तभी वो सेल मेम्ब्रेन बना पाएगा। ठीक है। बट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर नॉट लिंक्ड विद ग्रोथ। ठीक है। तो उनका अलग मोटिव हो सकता है, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल बताया कि एंटीबायोटिक प्रोडक्शन होगी, या कोई पिगमेंट प्रोडक्शन है। ठीक है। या जैसे आपको जनरली बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें, जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें, जैसे निकोटीन है। निकोटीन
सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। निकोटीन कहाँ पे होता है? हम्म। टी कॉफी। होता है, निकोटीन होता है चाय में। टी में क्या होता है? कि टी में तो दूध होता है। निकोटीन कहाँ होता है? और कैफीन? अब देखो, प्लांट ने तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किस पर्पज से बनाए थे? हैं? डिफेंस। इससे क्या डिफेंस मिलेगा? कड़वा होता है। प्रेडेटर को बड़ा, आपको जो चीज कड़वी लग रही है जरूरी थोड़ा उनको भी कड़वी लगती होगी। हाँ, कड़वी इन द सेंस कि देखो, अगर आप कॉफी को एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में लोगे बहुत ज्यादा, ये तो चलो जो हम लेते हैं ये तो बहुत ही मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म नहीं होती। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म में लोगे तो फिर वो तो सारा सिस्टम हिला देगा। अब बेसिकली क्या होता है, वही की ब्राउजिंग की अपने आप को किससे बचाने के लिए, मतलब दूसरे जो एनिमल्स हैं जो उनके ऊपर फीड कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे ही निकोटीन कैफीन खा लियो और फिर क्या होता है उनको तो है, नशा हो जाएगा है। तो इससे प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने ये बनाते हैं, ठीक है। निकोटीन हो गया आपका, कैफीन हो गया। हम्म। हम्म। हाँ, नीम ऑयल बोलते हैं ना, ये इंसेक्ट के लिए होता है। हम्म। ठीक है, तो ये सब आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। ठीक है, तो विच आर नॉट लिंक्ड विद ग्रोथ, विच आर नॉट, नोट लिखा ही नहीं यहाँ पे है, विच आर नॉट लिंक्ड विद ग्रोथ। ठीक है, कुछ जैसे मैंने आपको एंटीबायोटिक्स बताई। ठीक है, जैसे अलग अलग टाइप के जो ड्रग्स हम बात करें, जैसे विन ब्लास्टिन हमने पढ़ा था, विन क्रिस्टिन जब हमने सेल में पढ़ा था, टैक्सोल हो गया। अभी आपने कुछ देखे जैसे अ, जैसे एक आपका नीम से जो मिला एजा, क्या बोलते हैं एजा, एजा डिराकिटिन, जो भी है चलो, टैक्सोल है। ठीक है, तो ये आप एक ग्राफ देख सकते हो जिसमें क्या शो कर रखा है, माइक्रोबियल ग्रोथ इन रिलेशन टू द सिंथेसिस ऑफ मेटाबोलाइट्स। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो जैसे लैग है, लॉग है, स्टेशनरी, और फिर क्या डेथ फेज, ये तो जो हमने बेसिकली बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक शो करी है। आप ये देखो, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट का ग्राफ है। ठीक है, ये तो आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट उसके साथ ही चल रहा है, क्योंकि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बनेंगे तभी ग्रोथ होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को, तो लैग फेज तक तो उनका कुछ लेवल ही नहीं है। ठीक है, आप जैसे ही वो स्टेशनरी फेज में एंटर करा, आप देख सकते हो कि स्टेशनरी फेज में ही आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का लेवल इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, आप इस ग्राफ को देख रहे हो, प्राइमरी तो ऑब्वियसली प्राइमरी पहले बनने चाहिए तभी ग्रोथ होगी, विदाउट प्राइमरी मेटाबोलाइट्स तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो लेकिन आप ये देखो, ये सेकेंडरी का जो डॉटेड वाला है, देखो यहां तक तो कुछ भी नहीं लेवल में चेंज आया, बट जैसे ही वो स्टेशनरी फेज में एंटर करा, जनरली स्टेशनरी में भी होता है और कुछ में जैसे दिखा देते हैं डिक्लाइन फेज में भी बनता है, बट स्टेशनरी फेज में यू कैन सी देर इज ए रैपिड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, और उसके बाद डेथ फेज। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हैं बेसिक से। वैसे तो आपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बहुत सारे पढ़े हैं, बट जैसे ये कुछ एग्जांपल, जैसे ये तो प्राइमरी एंजाइम्स, अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, विटामिन। लेकिन जो पिगमेंट्स हैं, एल्केलॉइड्स में आपने मॉर्फिन पढ़ा होगा, कोडीन पढ़ा होगा, कुछ एसेंशियल ऑयल, ये जैसे अब ये आपकी जो 11th की बुक थी उसमें ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। ठीक है, टॉक्सिन हो गए, लैक्टिन्स हो गए, ड्रग्स, विन विन ब्लास्टिन, करक्यूमिन या, और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में रबड़, गम, सेलुलोज, ये सब किसके एग्जांपल हैं आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के।
तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का अलग रोल है, ठीक है ना। जैसे कोई भी चीज आप पिगमेंट्स की बात कर रहे हो, ड्रग्स की बात कर रहे हो, कोई टॉक्सिन्स हैं, या जैसे अगर हम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो हमने एंटीबायोटिक्स की बात करी थी, ये सब सेकेंडरी होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो क्या लिखा है कि माइक्रोब्स प्रोड्यूस आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ए मेटाबोलाइट प्रोडक्शन कर्व इज शोन बिलो। तो इसमें आप देख रहे हो, एक तो दिखा रखा है सेल वेट और नंबर्स, और दूसरा क्या शो कर रखा है आपका, मेटाबोलाइट। तो इसका क्या आंसर होगा। देखो यहाँ पर आपके पास ग्राफ और स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ए प्राइमरी मेटाबोलाइट हैज ए प्रोडक्शन कर्व दैट लैग्स बिहाइंड द लाइन शोइंग द सेल ग्रोथ। देखो प्राइमरी वाला कभी भी, मतलब लैग बिहाइंड का मतलब क्या है, ग्रोथ वाला आगे है, प्राइमरी मेटाबोलाइट वाला पीछे है, यही मतलब बना ना। बट ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। मतलब वैसे भी स्टेटमेंट ये गलत है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट का जो प्रोडक्शन कर्व है दैट लैग बिहाइंड द लाइन शोइंग सेल ग्रोथ, ठीक है ना। चाहे ग्राफ में आप जो भी है, प्राइमरी मेटाबोलाइट ऑब्वियसली पहले बनेगा, तभी ग्रोथ होगी ना। तो वो तो कभी भी पीछे नहीं हो सकता, होगा तो हमेशा आगे ही होगा, कि वो थोड़ा सा आगे है, सेल ग्रोथ थोड़ी पीछे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो ना कि मेटाबोलाइट का जो मैक्सिमम लेवल है वो स्टेशनरी फेज में ही है, इसका मतलब ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ठीक है। फिर उसने बी क्या लिखा, प्राइमरी मेटाबोलाइट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द ट्रोपोफेज इज कंप्लीटेड। एक्सपोनेंशियल फेज कंप्लीट होने के बाद थोड़ा प्राइमरी मेटाबोलाइट बनेगा, तो बी गलत है। ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज प्रोड्यूस्ड मेनली ड्यूरिंग ईडियो फेज। अब क्या होता है ना, कई बार जैसे आपने देखा था उस ग्राफ के अंदर थोड़ा बहुत लेवल हो भी सकता है पहले भी, बट मेनली वो ईडियो फेज में ही बनता है। आप देख सकते हो कि इसका जो पीक लेवल है वो कब आया, जब सेल स्टेशनरी फेज में गया है, ठीक है। और द कर्व शोइंग द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन फ्रॉम मोल्ड, ठीक है। ऑब्वियसली सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जांपल क्या आपका, पेनिसिलिन। तो इसमें क्या सही होगा आपका, सी एंड डी। सो द राइट आंसर इज सेकंड, ठीक है।